नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है संवर्धन के प्रकार। कि जो संवर्धन माध्यम होते हैं या प्लांट में जो संवर्धन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 12th बायो RBSc, इसका चैप्टर 16 है और चैप्टर 16 का जो पार्ट 3 है वीडियो का वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संवर्धन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के संवर्धन माध्यम हमारे सामने है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो संवर्धन के कई सारे प्रकार है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो संवर्धन का माध्यम आता है, वो सबसे पहला संवर्धन का जो माध्यम है वो हमारे सामने आता है केलस संवर्धन। क्या आता है? केलस संवर्धन। भाई हम कर्तों तक लेते हैं ना, तो उसके आधार पर है ये। तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि जो भाई ये केलस होता है ना, ये केलस आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है। ठीक है ना जी, जो अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम एक नाम दे देते हैं केलस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? केलस कहते हैं। अब किस प्रकार से केलस का संवर्धन किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि संवर्धन के टाइप पे पहला संवर्धन है हमारे पास केलस संवर्धन। कुछ इस तरह से हम 4-5 प्रकार के संवर्धनों के बारे में बात करेंगे। एक है पादप वृद्धि नियंत्रकों की, इसमें दे रखा है कि पादप वृद्धि नियंत्रकों की उचित मात्रा तथा ऑक्सिन व साइटोकाइनिन के सहयोग के द्वारा केलस से जड़, प्ररोह व संपूर्ण पादपक बोल दो विकसित किए जा सकते हैं। केलस से पादपों का पुनर्जन्म निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। अर्थात कोई पौधा मर जाता है, अर्थात उसकी सिर्फ कोशिकाएं रहती है, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। तो केलस से क्या होता है, जो पादप का जन्म होता है वो 2 प्रकार की विधियों से संपन्न हो सकता है। सबसे पहली जो विधि हमारे सामने है उसका नाम है अंगोद्भवन। पहली विधि का नाम है अंगोद्भवन, या फिर उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। या फिर जो दूसरी विधि है वो है कायिक भ्रूणोद्भवन। कौन सी विधि है? कायिक भ्रूणोद्भवन, या फिर इसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस वाले मेथड को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दोबारा से फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ कि केलस क्या होता है। केलस अविभेदित कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। और पादप वृद्धि नियंत्रकों की उचित मात्रा, जिसमें कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के सहयोग के द्वारा केलस से जड़, प्ररोह व संपूर्ण पादपक विकसित किए जा सकते हैं। केलस से पादपों का पुनर्जन्म निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। तो वो 2 विधियां हमारे सामने दिखाई दे रही है आप लोगों को, जैसे कि अंगोद्भवन, या इसको कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। दूसरे नंबर की जो विधि है उसको कहा जाता है कायिक भ्रूणोद्भवन या फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके? फिर भी किसी को केलस समझ में नहीं आ रहा हो, अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन करने की क्षमता रखती हो, थोड़े समय बाद वो कोशिका विभाजन होने वाली हो, तो इसको कहा जाता है हम इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम जो केलस से जो पादपों का पुनर्जन्म है ना, वो किस प्रकार से होता है। तो 2 विधियां हैं, अंगोद्भवन और कायिक भ्रूणोद्भवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस विधि के बारे में बात करते हैं
उस विधि का नाम है अंगोद्भवन। उस विधि का क्या नाम है? अंगोद्भवन। तो अंगोद्भवन जो विधि है, उस विधि में क्या प्रोसेस होती है? तो आइए हम जानते हैं अंगोद्भवन के बारे में। तो अंगोद्भवन जो पहले नंबर का मेथड है, ठीक है, अंगोद्भवन जो पहले नंबर का मेथड है ऑर्गेनोजेनेसिस जिसे कहा जाता है। केलस यानी कि ऐसी कोशिकाएं होती है जो कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार रहती है। कुछ ही समय बाद वो कोशिकाएं विभाजित होने वाली होती है। उनसे पादप के अंग जैसे जड़, प्ररोह, कलिका आदि का विकास होना अंग जनन कहलाता है। यानी कोई कोशिका ले ली या फिर कोई पत्ती या फिर कोई जीवद्रव्य ले लिया या कुछ भाग ले लिया, तो उससे नया जो पौधा बनता है उसको हम अंगोद्भवन की संज्ञा देते हैं। और ये जो अंगोद्भवन जो होता है, अर्थात केलस से अंग निर्माण होता है। ये केलस से अंग निर्माण भी कितने चरणों में होते हैं, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है वे केलस से अंग का निर्माण भी। यदि अगर हम कहें कि हमारा जो केलस है अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई केलस है, इस केलस के द्वारा यदि जड़ों का विकास हो, केलस के द्वारा यदि किसका विकास हो? जड़ों का विकास हो, तो इसे राइजोजेनेसिस या जड़ जनन कहा जाता है। केलस से यदि किसका विकास हो, याद रखना मेरे बच्चों अच्छे से, फिर बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। यदि केलस से किसका विकास हो, है ना, समझो एक बार और बात। यदि केलस से जड़ों का विकास हो, किसका विकास हो भाई? केलस से जड़ों का विकास हो। किसका विकास हो? केलस से जड़ों का विकास हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइजोजेनेसिस या जड़ जनन कहते हैं। यदि और ये कब होता है? राइजोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, केलस से जो पौधा बना रहे हैं हम, वो पौधा ऑक्सिन, किससे? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के उच्च अनुपात पर होता है भाई। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए भाई ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात, तो हमें मिल जाएगी भाई जड़ें। केलस से अगर हम चाहें कि नहीं भाई हमें जड़ें बनानी हैं, तो जड़ें कैसे बनती है? केलस से हम जड़ों का विकास करना चाहे तो उसके लिए हमें ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का क्या लेना पड़ेगा? उच्च अनुपात लेना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं राइजोजेनेसिस या जड़ जनन। यदि हमारी प्रोसेस ऐसी हो, यदि हमारा जो केलस है उस केलस से प्ररोह का विकास हो, अर्थात केलस से तना बनना स्टार्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं प्ररोह जनन। अगर केलस से क्या बनने लग जाए? केलस से बनने लग जाए कोई तना, केलस से क्या बनने लग जाए? तना बनने लग जाए। केलस से तना बनने लग जाए तो इसको कहते हैं प्ररोह जनन, या इसको कहते हैं हम कोलोजेनेसिस, या फिर इसका नाम दे रखा है कोलोजेनेसिस। तो बात फिर से समझा देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। मैं आपको ये बता रहा हूँ अंगोद्भवन की प्रोसेस। अंगोद्भवन की प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि केलस से अगर विभेदन की प्रक्रिया के दौरान पादप के अंग बनते हैं, जड़ बनता है, प्ररोह बनता है, कलिका बनती है। यदि इस प्रोसेस को ही हम अंगोद्भवन कहते हैं। और ये अंगोद्भवन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। यदि केलस से जड़ों का विकास होने लगे तो इसे राइजोजेनेसिस या जड़ जनन कहा जाता है। और ये जो राइजोजेनेसिस जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन के उच्च अनुपात पर। यदि केलस से प्ररोह का विकास करना हो तो इसे बोलते हैं प्ररोह जनन, ठीक है। सामान्यतः अब ये कैसे प्ररोह जनन जो होता है वो किस किस के आधार पर होता है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो केलस होता है उस केलस से जो सामान्यतः ऑक्सिन दे रखा है आपको अच्छे से, सामान्यतया जो ऑक्सिन होता है, क्या होता है? ऑक्सिन, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होता है उसका निम्न अनुपात प्ररोह का विकास करता है। याद रखना, जब अनुपात निम्न होगा तो तना बनेगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात अगर हमने कम कर दिया है तो तना बनेगा। उल्टा सुल्टा याद रख लीजिए भाई,
जब ज़्यादा कर देंगे ऑक्सिन साइटोकाइनिन को तो फिर क्या बनेगा भाई, जड़ बनेगी। जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को हमने कर दिया कम, ठीक है ना, तो ऐसे ही याद रखना ऑक्सिन, देखिए समझे मेरी बात को, कि अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया ऑक्सिन, है ना, और ये साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात है तो जड़ का विकास होगा। यदि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात निम्न है तो फिर क्या बनेगा भाई, तो फिर तने का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अंगोद्भवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कायिक भ्रूणोद्भवन। कायिक भ्रूणोद्भवन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, कायिक भ्रूणोद्भवन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखिए, जब भ्रूण का निर्माण, समझना मेरी बात को, कि जब भ्रूण का निर्माण कायिक ऊतकों की सहायता कोशिकाओं से होता है, कायिक ऊतकों की कोशिकाओं से होता है, इसका मतलब क्या होता है, कायिक ऊतकों का मतलब होता है अंड कोशिका को छोड़ करके, जनन कोशिकाएं को छोड़ करके, है ना, पराग कणों को छोड़ करके, या फिर आप मान लीजिए किसी और को छोड़, पराग कणों को मत लीजिए, आप अंड कोशिका को मत लीजिए, उसके अलावा आप किसी भी पादप के भाग को ले लीजिए, तब भ्रूण जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी का नाम होता है कायिक भ्रूणोद्भवन। उसी प्रोसेस को नाम देते हैं अपन क्या, कायिक भ्रूणोद्भवन। आ रही है बात समझ में, आ रही है भाई? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो कायिक भ्रूण जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं भाई। कायिक भ्रूण जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो होता है जैसे कि अगुणित भ्रूण, और दूसरा प्रकार का जो भ्रूण होता है द्विगुणित। अगुणित का मतलब होता है जो अगुणित कोशिकाओं से बनता है। द्विगुणित का मतलब होता है जो जिसमें 2n गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है। ठीक है, कायिक भ्रूणोद्भवन। अब ये अगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या है, इस बात को एक बार और जान लेते हैं कि भ्रूण का अगुणित होना और द्विगुणित होना उन कोशिकाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है जिनसे इनका विकास हुआ हो। अगर ये भ्रूण अगुणित कोशिका से बनता है ना, तो अगुणित बनेगा। यदि भ्रूण द्विगुणित कोशिका से बनता है तो द्विगुणित बनेगा। जैसे कि अगुणित कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं, है ना, तो इस प्रकार से जैसे कि प्रतिमुखी कोशिका हो जाए, है ना, ये अगुणित कोशिका होती है। सहायक कोशिका होती है, भी अगुणित कोशिका होती है। ठीक है ना, तो उन पे अगर मान लीजिए बीजांड काय की कोशिका से बनता है तो भ्रूण द्विगुणित बनेगा भाई। आगे बात समझ में। अब ये जो कायिक भ्रूणोद्भवन है, इस प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम आता है रिनट। ठीक है, जिसका नाम क्या आता है, रिनट। वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, रिनट है भाई। कायिक भ्रूणोद्भवन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जो सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रिनट, और दूसरा वैज्ञानिक है स्टीवर्ट। इनके द्वारा सन 1958 में किया गया था। कब किया गया था, 1900। तो कायिक भ्रूणोद्भवन जो होता है रिनट और स्टीवर्ट के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, जो गाजर होती है, यानी डोकस कैरोटा नाम होता है उसका, है ना, जो गाजर या डोकस कैरोटा होता है कि केलस व निलंबन संवर्धन के द्वारा कायिक भ्रूणों का संवर्धन किया था भाई। तो आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि जो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर, रिनट व कायिक भ्रूणोद्भवन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इस प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम अध्ययन या प्रदर्शन जो था रिनट व स्टीवर्ट के द्वारा 1958 में किया गया था। और इन्होंने किस में किया था, कौन से पादप में किया था, तो ये किया था गाजर और डोकस कैरोटा के केलस व निलंबन संवर्धन द्वारा कायिक भ्रूणों का संवर्धन किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट अंग संवर्धन। अब अंग संवर्धन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अगली हमारी कोशिश रहेगी आपको अंग संवर्धन को मैं अच्छे से समझाऊं। हमारा टॉपिक है अंग संवर्धन। ठीक है, चलिए।